नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो हाथरस से बड़ी खबर। हाथरस हत्याकांड में पुलिस ने ललित शर्मा नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। तो पीड़िता के आरोप के आधार पर पुलिस ने ललित शर्मा को गिरफ्तार किया। तो उधर ललित शर्मा की मां का कहना है कि ललित हत्याकांड में शामिल नहीं है। वो पहले कोल्ड स्टोरेज गया था और फिर गांव में खेत पर आलू निकलवाकर कोल्ड स्टोरेज में ले जा रहा था। उसका नाम कहां से आया ये समझ से परे है। तो हाथरस में एक बेटी अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाने के लिए रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। मामला 2018 का है, जब मृतक ने बेटी से छेड़खानी का केस दर्ज कराया था, जिसके चलते आरोपी को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन सोमवार को इसी रंजिश में आरोपी ने युवती के पिता की हत्या कर दी। मृत किसान का अंतिम संस्कार किया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एबीपी गंगा पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बेटी ने दिवंगत पिता की अर्थी को कंधा दिया, वहीं भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार भी किया गया। तो मृत किसान का अंतिम संस्कार किया गया। दो तस्वीरें जहां बेटी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया, वहीं भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। हाथरस कांड से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसकी गिरफ्तारी को लेकर उसके परिजनों का कहना है कि उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपने देखी। वहीं हाथरस में एक बेटी अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाने के लिए रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। मामला 2018 का है, जब मृतक ने बेटी से छेड़खानी का केस दर्ज कराया, जिसके चलते आरोपी को जेल तक जाना पड़ा था। लेकिन सोमवार को इसी रंजिश में आरोपी ने युवती के पिता की हत्या कर दी। देखिए, ममता शर्मा है, ललित शर्मा जो इस पूरे मामले में एक आरोपी है और जो दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ललित शर्मा की मां है ममता शर्मा, जो सिरे से इस बात को खारिज कर रही है और उनका कहना है कि ललित इस हत्या में शामिल नहीं है। नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं है। और क्यों कि वो जो वारदात वही का है, तो वो लड़का को यहाँ पे आलू लेबर भर रही, यहाँ पे ये पता नहीं ये कोई बात दात वही है औरतन में। यहाँ पे गोलू की बहू आई, वही वो लेके गई माता नहाने के लिए, वहाँ पे बात दात वही है मंदिर पे। तो वो भी वहाँ पे भी हम लोगों ने भी नहीं पता है कि क्या हुआ है, ये तो अब सुन रहे हैं हम। तो ये आपने सुना, लगातार वो इस बात से मना कर रही है कि ललित का इस हत्या में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि पुलिस ने जो आरोप लगे हैं और आरोपियों में ललित का नाम भी है, तो उसके अनुसार उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये आगे देखने वाली बात है कि ललित इस हत्याकांड में शामिल था या नहीं। ये सब कोर्ट में आगे चलकर डिसाइड हो पाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतिम संस्कार की, जहां बेटी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। तो भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। तो हाथरस में एक बेटी ने अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाने के लिए गुहार लगाई है, इंसाफ को लेकर गुहार लगाई। 2018 के इस मामले में मृतक ने बेटी से छेड़खानी का केस दर्ज कराया था, जिसके चलते आरोपी को जेल भेजा गया था। अब सोमवार को इसी रंजिश में आरोपी ने युवती के पिता की हत्या कर दी है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। एक बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो रो रो कर गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। एबीपी गंगा ने बेटी की आवाज को प्रमुखता से उठाया। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए बेटी के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बेटी पर क्या गुजरी और क्यों ये इंसाफ की गुहार लगा रही है, पहले आपको वो पूरी घटना बता देते हैं। दरअसल मामला थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर का है। यहां मृतक ने बेटी के साथ छेड़खानी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा के खिलाफ जुलाई 2018 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और 1 महीने बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। तब से दोनों परिवारों में रंजिश चल रही थी। सोमवार शाम
दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और आरोपी गौरव और पीड़ित के पिता के बीच इस दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी गौरव ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया और युवती के पिता पर गोलियां चला दी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। अस्पताल में अपने पिता का शव देखने के बाद बेटी सुध खो बैठी और इस तरह से उसका दर्द फूट पड़ा। एबीपी गंगा पर मृतक की बेटी ने आरोप लगाया है कि आरोपी गौरव काफी दबंग है और वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है। सपा। एक और पीड़ित आरोपी गौरव शर्मा पर समाजवादी पार्टी से जुड़ा होने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव इस मामले में ट्वीट कर राज्य सरकार पर सियासी हमला बोल रहे हैं। हालांकि एबीपी गंगा पर बेटी का दर्द देखने के बाद सीएम योगी ने खुद घटना पर संज्ञान लिया और सख्ती दिखाते हुए आरोपियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में है। 2018 में बेटी से छेड़खानी करने वाले को सलाखों के पीछे पहुंचाने की रंजिश में आरोपी ने खूनी खेल को अंजाम दिया। हालांकि अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस मुख्य आरोपी गौरव को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। आर.के. अग्रवाल, एबीपी गंगा, हाथरस। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पर आरोप लगाए हैं। सुब्रत पाठक ने आरोपी के 2 फोटो के साथ ट्वीट भी किया है। सुब्रत पाठक ने लिखा, लाल टोपी से सावधान, इस समाजवादी नेता ने हाथरस में ब्राह्मण लड़की के साथ छेड़खानी के विरोध में उसके पिता की हत्या कर दी है। ऐसे अपराधियों को समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। वहीं नैनीताल के आवासीय भवन में आग लगने से घर में रखा सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस 5 अन्य परिवार वाले जो हैं इस घर में जो है आग की चपेट में आने से बच गए। आग कैला खान क्षेत्र में आज सुबह लगी और आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही भवन का कमरा पूरी तरह से जल चुका था। तो मकान के 2 मंजिले कमरे में यह आग लगी और घर वालों और स्थानीय निवासियों ने काबू पाने की पुरजोर कोशिश की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। तो लाखों का माल जलकर खाक हो गया कुछ ही देर में। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक आग इस पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी थी और तब तक घर में रखा सारा सामान आग में जलकर खाक हो गया। तो गनीमत रही कि आग में झुलसने से 5 लोग परिवार के बाल बाल बचे। वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली आयोजित समाधान दिवस में कागज फिल्म की कहानी दोहराई गई। अनोगी के धुखरी गांव में रहने वाले दिव्यांग कमलेश चंद्र ने डीएम राकेश मिश्रा और एसपी प्रशांत वर्मा को बताया कि वो कागजों में मुर्दा हो चुका है। अपने को जिंदा साबित करने के लिए हर जगह गुहार लगा चुका है, लेकिन लेखपाल के कलम के आगे हर कोई नतमस्तक है। कमलेश ने बताया कि उसके भाई विमलेश का निधन 4 फरवरी 2021 को हो गया था। भाभी ने अन्य लोगों की मदद से भाई के अंतिम संस्कार के बाद संपत्ति हड़पने की नीयत से अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर उसे मृत दिखा दिया। उसके बैंक खातों से जमा निकासी पर भी रोक लगवा दी। उसे अपने हिस्से की जमीन बेचकर बनवाए गए पक्के मकानों में भी रहने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी जमीन वरासत में चढ़वा ली। मतलब मेरा पैसे में रोक मेरी भाभी डाल दिया कि ये पैसे ना निकाल पाए। इनका जो माल है तो मेरी कस्टडी में आ जाए, इसलिए मेरे को मृत घोषित कराया गया। मृत मेरा भाई मर गया था। हम दोनों जोड़ी का 2 भाई था। एक फोटो थी तो मतलब फर्जी उसने बनवा के कि अपने हाथ पे गुदवाया कि ये मेरा आदमी कमलेश विमलेश की जगह पर उसने मेरा मतलब रकम लेने के बावजूद उसने लिखवाया मेरा पति कमलेश। थाना क्षेत्र में जब थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था तो जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत प्राप्त हुई थी अनोगी गांव से
कि उसमें एक महिला ने अपने देवर के उनको मृतक दिखा के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का एक कुत्सित प्रयास किया। तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसका एक आवेदन प्राप्त हुआ, तो संबंधित थानाध्यक्ष जो हैं गुरसाहिबगंज के, उनको प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो भी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कानपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। पुलिस की माफियाओं की लिस्ट में 2 मृतक भी शामिल। इस वक्त की अहम खबर, 19 भूमाफिया की लिस्ट में 2 की हो चुकी है मौत। पिंटू सेंगर और देवी सहाय पाठक की हो चुकी है मौत। मौत होने के बावजूद माफिया की लिस्ट में दोनों के नाम शामिल। कानपुर से बड़ी और अहम खबर, पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनाव सभा को संबोधित किया। तो बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जहां उनके निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। योगी आदित्यनाथ ने यहां सभा में कहा कि मालदा सनातन संस्कृति की भूमि है। बंगाल में आज अराजकता की स्थिति है, जिससे पूरे देश में दुख होता है। तो बंगाल में योगी बोले कि बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है, यहां की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है। और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। उधर बीजेपी के बस्ती से सांसद और राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी ने प्रियंका और राहुल गांधी के यूपी दौरे को लेकर टूरिज्म बताया है। यूपी सरकार के कामकाज, सीएम योगी की बंगाल में रैली और मुख्तार अंसारी में यूपी में वापसी जैसे मुद्दों पर क्या कहना है हरीश द्विवेदी का, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल दौरे पे हैं, जहां पे वो जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी की बस्ती से सांसद और राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी जी। सर, बंगाल आप लोगों ने भी प्रभार देखा है, किस तरीके से वहाँ की स्थिति है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी पहुँच रहे हैं, मालदा में रैली कर रहे हैं। देखिए, बंगाल में वहाँ की जनता ममता सरकार से त्रस्त आ चुकी है। ममता सरकार ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार तुष्टीकरण नीति के तहत एक विशेष वर्ग को सम्मान देना और एक विशेष वर्ग का उत्पीड़न करना, ये लगातार चल रहा है। हर विकास की योजनाओं में भी पक्षपात करना, उससे आज भी बंगाल की जनता त्रस्त है और सबको लग रहा है कि अगर बंगाल का विकास करना है तो देश की जो सरकार है उसके साथ हमको आना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाएगी। जिस तरीके से पंजाब के जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, उत्तर प्रदेश सरकार उसे यूपी लाना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करते हुए दिख रही है और मेडिकल के कारण का हवाला देकर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप नहीं रही। देखिए, उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी थे
हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था इतनी अच्छी की है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो ऊपर चले गए या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए। उनको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी, तो इस नाते वो कांग्रेस पार्टी ऐसे तमाम काम करती भी रहती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिल करके वो प्रयास कर रहे हैं कि वो वहीं पर रह जाए। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं हरीश द्विवेदी जी, जिनका कहना है कि प्रियंका गांधी पॉलिटिकल टूर पर निकलती रहती हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा। पिछले 4 सालों से जो काम योगी सरकार ने किया है वो सभी को दिख रहा है। करशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। उधर अमेठी में बसपा को बड़ा झटका लगा है। अयोध्या मंडल प्रभारी और गौरीगंज नगर पालिका प्रत्याशी रहे डॉक्टर केडी गौतम ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। डॉक्टर केडी गौतम को लखनऊ पार्टी कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई है। मौके पर गौरीगंज सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। खबर कानपुर से, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोर बड़े ही फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कानपुर में बाइक चोर ने सीसीटीवी देखकर पहले कैमरे को हाथ दिखाया और फिर बड़े इत्मीनान से बाइक का लॉक तोड़ दिया, फिर आराम से बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया। मामला बदरिया थाना क्षेत्र के केपी रोड का है, जहां पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदरिया थाने में एक रात्रि में एक दोपहिया वाहन चोरी की घटना हुई है और घटना का सीसीटीवी प्राप्त हुआ है और सीसीटीवी जो मिला है उसके आधार पे जो चोर है उसकी पहचान करके आगे कार्रवाई की जाएगी। और खबर सहारनपुर से, जहां जलती चिता से पुलिस ने महिला का शव निकलवाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना कुतुबशेर क्षेत्र की घटना। सहारनपुर के कुतुबशेर थाना इलाके के सबदलपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को जलती चिता से बाहर निकलवाया। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि महिला के पति, सास और देवर ने उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हटाओ। वहीं आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के रावतपाड़ा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने करीब दर्जन भर दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोर दुकानों से लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। शातिर चोर दुकान के शटर के जरिए अंदर जाते हैं। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि किस शातिराना तरीके से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं अमरोहा की तहसील धनोरा के आधा दर्जन गांव के किसानों ने कृषि बिल के विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। गांव से शहर में दूध बेचना बंद कर दिया है और दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचने की मांग की। तो गांव में जो छोटी छोटी डेयरी लगी हुई हैं, जिन्हें दूध खरीदने के लिए, उनको भी दूध देना बंद कर दिया है। साथ ही दूध की सप्लाई वाली गाड़ी को भी गांव के अंदर आने से मना कर दिया है। अगर गांव में दूध की गाड़ी आती है तो उस पर ग्रामीणों की ओर से बंधक बनाकर 11,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं संत कबीर नगर में जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई और मारपीट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बरई टोला का है। पुलिस ने मामले में 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की माने तो दो पक्षों के बीच सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और जमीन रंजिश को लेकर बीती रात शराब के नशे में विजय ने बैद्यनाथ के परिवार पर चाकू और फावड़े से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं खोलने लायक नहीं। वहीं प्रयागराज में शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में बनाए जाने के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल आज भी जारी है। वकीलों ने आज हाईकोर्ट के बाहर सड़क पर मंच बनाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दूसरी तरफ वकीलों की हड़ताल और न्यायिक कामकाज ठप्प होने से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर अपनी छुट्टियां रद्द कर वापस प्रयागराज लौट रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उनके दखल के बाद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल सकता है।
वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर के कृष्णा देवी डालमिया आई हॉस्पिटल पहुंचकर कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली, जिसके लिए उन्होंने पहले पंजीकरण कराकर 250 रुपए अदा किया और फिर वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में आराम भी किया, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों की सियासी वैक्सीन उतर गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।